हाँ तो भैया स्वागत है सभी लोगों का अपनी पाठशाला में, है ना। तो आज आई थिंक इस चैप्टर की आखिरी क्लास है और इसमें सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। अब जो टॉपिक है इसमें डेटा ज़्यादा है और आंकड़े रटने हैं। रटने में कुछ मैं ट्रिक बता देता हूँ, बाकी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें हैं वो करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले टॉपिक है चारों को संरक्षित करना। आप संरक्षण का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लो गर्मियों के दिनों में हम लोग कच्ची केरियाँ खाते हैं, लेकिन अब बारिश के टाइम में तो नहीं मिल रही, पूरे साल नहीं मिलती, तो हम उस कच्ची केरी का अचार बना के रख लेते हैं। उसी को कहा है संरक्षण। अब चारे का तो हम अचार नहीं बना सकते, लेकिन वैसी कुछ मेथड से हैं जिससे उसके अंदर पोषक तत्व की हानि कम से कम हो और वो चारा पशुओं के काम आ सके। तो संरक्षण के लिए सबसे पहले जो है प्रिजर्वेशन शब्द की शुरुआत, या कहें कि चारों के संरक्षण की शुरुआत हुई यूरोपियन कंट्रीज़ से, क्योंकि ज़रूरत वहाँ पर थी, क्योंकि 6-6 महीने वहाँ पर जो है बर्फ़बारी होती है और इस कंडीशन में वहाँ हर टाइम हरा चारा मिलना पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरे साल हमारे यहाँ हरा चारा मिल जाता है। तो वहाँ उन लोगों ने साइलेज और हे बनाने की शुरुआत करी। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्रिजर्वेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, चारों के संरक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यूरोपियन देशों से। अब साइलेज बनाकर और हे बनाकर दो तरह से। अंतर क्या है दोनों में, तो समझना कि साइलेज जो है और हे जो है, इन दोनों में प्रमुख अंतर है इनके बनाने का तरीका का। साइलेज बनाया जाता हमेशा किण्वन से, फर्मेंटेशन से, और हे बनाई जाती सुखाकर, क्यूरिंग से, है ना। साइलेज बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि मॉइस्चर कंटेंट हाई होना चाहिए, नमी ज़्यादा होनी चाहिए, 65 से 70% नमी होनी चाहिए। अगर 65 से 70% नमी है तो जो बच गया है वो क्या, वो है ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ। मतलब 70 के बाद बच गया 30%, वो क्या है, शुष्क पदार्थ। लेकिन हे जब बनाया जाता है तो उसको सुखाया जाता है, नमी कम होना चाहिए, कम की जाती है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए साइलेज बनाने का तरीका है किण्वन, और किण्वन या फर्मेंटेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवों से, और सूक्ष्म जीवों को काम करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, इसलिए नमी ज़्यादा हो। दूसरी चीज़, जो भी सूक्ष्म जीव आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, उनको काम करने के लिए वहाँ पर शुगर चाहिए, शर्करा चाहिए, मिठास चाहिए, तभी जाके वो काम करेंगे। जैसे दूध से दही का बनना, तो हम देखते हैं कि दूध में एक नेचुरल स्वीटनेस होती है, लेकिन वो स्वीटनेस फिर कम होने लगती है ना, धीरे धीरे। और जब दही बन जाता है तो मिठास की जगह खट्टापन आने लगता है। तो वही जो लैक्टोज मिठास बढ़ा रहा था, वही लैक्टोज फिर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शर्करा चाहिए, इसलिए फसल कौन सी लेंगे, नॉन लेग्यूम, अनाज वर्गीय फसल। तना होना चाहिए मोटा, हार्ड एंड रिजिड, इसलिए ताकि नमी आसानी से ख़त्म ना हो। इसलिए बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग इज़ मेज़। सबसे अच्छी फसल साइलेज बनाने के लिए है मक्का, हरी मक्का। जबकि हे बनाने में उस फसल का चुनाव करेंगे जिसका तना हो खोखला, ताकि नमी आसानी से उड़ सके, क्योंकि हमको सुखाना है। दूसरी चीज़, पत्तियां हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्रोटीन ज़्यादा हो उसमें। और फसल का चुनाव करेंगे लेग्यूम क्रॉप का, ताकि उसमें नेचुरल प्रोटीन ज़्यादा हो, ना कि साइलेज वाली क्रॉप का, या कहें कि सीरियल्स क्रॉप का। तो समझिए अंतर, साइलेज में ली जाती सीरियल्स क्रॉप, हे में ली जाती लेग्यूम क्रॉप। साइलेज में तना मोटा और हार्ड हो, हे बनाने के लिए तना खोखला हो, पत्तियां मुलायम हो। साइलेज वाली फसल में नमी ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि हे तो सुखाया जा रहा है ना। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लिखा हुआ है साइलेज बनाकर, वही बात लिखी हुई है कि ज़मीन के अंदर या गड्ढे बनाकर उसमें हरे चारों को दबा के किण्वन द्वारा संरक्षित करना, साइलेज बनाना है। और उस गड्ढे को कहते हैं साइलो, ये शब्द याद रखना। और संरक्षित करने को कहते हैं साइलोइंग या साइलेजिंग या इन साइलिंग। समझना शब्दों को, गड्ढे को कहा है साइलो, और साइलो में चारे को दबाना इन साइलिंग या साइलोइंग या साइलेजिंग, इतने तरह के शब्द हैं, है ना। लेकिन हरे चारे को काटकर सीधे पशु को खिला दे, गड्ढे में ना दबाएं, सीधे पशु को खिला दे, तो फिर उसको कहते हैं स्वाइलिंग। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ना। तो याद रखना, स्वाइलिंग अलग है, इन साइलिंग अलग है। इन साइलिंग मतलब साइलो में, इन साइलो में, इन साइलिंग या साइलेजिंग या स्वाइलिंग, वो क्या है, गड्ढे के अंदर चारे को दबाना, जबकि सीधे काट के पशु को खिलाना तो स्वाइलिंग। तो साइलो या गड्ढे के प्रकार 3 तरह के होते हैं। पहला होता है टावर साइलो,
इसी को कहते हैं बुर्ज साइलो, हिंदी में नोट कर लेना आप लोग। अब टावर या बुर्ज साइलो का साइज़ होता है 9x6 स्क्वायर मीटर, जहाँ 9 मीटर उसकी हाइट है और 6 मीटर उसका डायमीटर है। एक क्वेश्चन जो याद रखना कि हाइट शुड नॉट मोर देन 9 मीटर, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसीलिए नोट करके मैंने लास्ट में दिया हुआ है ये, ठीक है, कि साइलो की अधिकतम ऊंचाई 9 मीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। पिट का मतलब होता है गड्ढा, टावर मतलब जो ज़मीन के ऊपर बने, और पिट मतलब जो ज़मीन के अंदर बने, ये अंतर है दोनों में, है ना। अब ज़मीन के ऊपर मतलब समझो सीमेंट का टैंक बनता है वैसा, लेकिन ज़मीन के अंदर जब गड्ढा खोदेंगे और उसके अंदर चारे को दबाएंगे, तो जिस जगह पर वाटर लॉजिंग की कंडीशन बनती हो या फिर जहाँ जल भराव की स्थिति बनती हो, वहाँ पिट साइलो नहीं बना सकते, वहाँ बेस्ट क्या है, टावर। लेकिन जहाँ ऊंचाई वाली जगह हो, जल भराव ना होता हो, वहाँ बेस्ट हो सकता है पिट साइलो, है ना। पर ओवरऑल हमको सबसे अच्छा कहना है तो टावर साइलो सबसे अच्छा साइलो, एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर लास्ट में है ट्रेंच साइलो। ट्रेंच का मतलब होता है खाई, है ना। खाई मतलब कि जैसे कि नॉन साइंटिफिक तरीके से मजदूरों द्वारा ही गड्ढा खोद दिया जाता है, उसको खाई कह सकते हैं जनरली हम। और भारत में इसी का सर्वाधिक उपयोग होता है, क्योंकि इसमें ना कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है, ना कोई प्लानिंग होती है। अब ट्रेंच का साइज़ होता है 9x4x3 क्यूबिक मीटर। साइज़ आपको तीनों के याद रखने हैं, लेकिन मेनली जो है 9x6 ये आपको याद रखना है ना, क्योंकि ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। फिर आगे कहा 1 घन मीटर स्थान में 400 किलोग्राम, रेंज में कहें तो 400 से 500 किलोग्राम हरा चारा आता है। अब समझना, हरा चारा पूछ ले 1 घन मीटर में तो 400 से 500, लेकिन 1 घन फीट जगह में यदि कहे कि कितना साइलेज निकलेगा, तो फिर आंसर आएगा 15 से 18 किलोग्राम, है ना। आगे ये पॉइंट आएगा, मैं बताऊंगा, दोनों ही एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आगे बोला है कि आदर्श साइलेज बनाने के लिए आवश्यक बातें। आवश्यक बातों में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि साइलेज बनाने का काम ऊंचे स्थान पे करना चाहिए, ताकि गड्ढों में पानी का रिसाव ना हो, जो अभी बताया था। अगला पॉइंट कहता है कि शुष्क पदार्थ 30 से 35%। शुष्क पदार्थ माने ड्राई मैटर। अब ड्राई मतलब सूखा 30 से 35 है, तो जो बच गया वो क्या, 65 से 70 नमी, क्योंकि निकल तो 100 में से रहा है। अब 100 में से 70 नमी है, तो 30 क्या है, शुष्क पदार्थ। 70 भी आया हुआ है एग्ज़ाम में और 30 भी आया हुआ है एग्ज़ाम में, ये आपको याद रखना है ना। ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे कहा है साइलेज के लिए चारों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म जीव को काम करवाना है, इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट यदि 30% से कम है, तो उस कंडीशन में जो है 3 से 3.5% मिलाया जाता है सिरा, है ना। अब सिरा या मोलेसस मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको क्या होता है। अगर सिरा या मोलेसस ना हो तो अनाज वर्गीय जो दाने हैं उनको कूटकर पीसकर मिलाया जाता है, क्योंकि उनमें भी स्टार्च होता है। 1% यूरिया और स्वाद बढ़ाने के लिए ½ नमक मिलाया जाता है, लिखा नहीं है, आप नोट कर लेना। 0.5% मिलाया जाता है सॉल्ट, है ना। अब ये सारी चीज़ें जो है मिलाने के बाद में फिर आगे कहा गया है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। 0.5% जो है सॉल्ट, 1% यूरिया मिलाने से नाइट्रोजन मिलेगा, जो आगे जो है पूर्ति करेगा किस चीज़ की, प्रोटीन की, क्योंकि वही नाइट्रोजन मिलेगा जब नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन से तो प्रोटीन बनवाएगा। अब ये बातें मैं खैर पुराने चैप्टर्स में बता चुका हूँ, पर फिर भी रिपीट कर देता हूँ साथ में। 3 से 3.5% मिलाया जा रहा है मोलेसेस या सिरा। आगे कहा है कि बेस्ट स्टेज कौन सी है हार्वेस्टिंग की, तो फ्लावरिंग स्टेज, फूल वाली अवस्था में काटा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है ना, फ्लावरिंग स्टेज। फिर आगे कहा है, अच्छा फ्लावरिंग स्टेज इसलिए क्योंकि उस टाइम पर CN रेशो ऑप्टिमम होता है, जो कि होना चाहिए, है ना। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बिल्कुल सही रहता है, इसीलिए पोषक तत्वों की उपलब्धता ज़्यादा रहती है, और जब पोषक तत्वों की उपलब्धता ज़्यादा होगी तो चारा अच्छा माना जाएगा। आगे कहा है 6 नंबर के पॉइंट में कि 1.25 मीटर का गड्ढा पर डे भरना चाहिए, ताकि 4 से 5 दिन में पूरा गड्ढा भर जाए। अब इसको समझना कि एक दिन में पूरा गड्ढा क्यों नहीं भरा, ताकि क्रॉप थोड़ी सी सूख जाए, उसमें से एयर जो है वो बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन यदि रहेगी गड्ढे के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसी कंडीशन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल जाएंगे। तो हमेशा 1.25 मीटर जो गड्ढा है वो पर डे भरा जाएगा, और 4 से 5 दिन में पूरा भर जाएगा ज़मीन के लेवल पर। लेकिन लेवल से भी अपने को 3 से 4 फीट ऊपर तक भरना है, ताकि उसको कंप्रेस कर सके ऊपर से, ताकि हवा जो बची हुई है वो भी बाहर निकल जाए। साइलेज बनने में 90 डेज़ का टाइम लगता है, लेकिन 90 ना मिले तो ही आपको 60 लगाना है, ये याद रखना।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, है ना, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर आगे कहा गया है कि साइलेज बनाने के लिए चारों को काटकर दबाना चाहिए कि हवा कम से कम रह जाए। 1 घन मीटर में 500 किलो चारा और 15 से 18 किलो 1 घन फीट में साइलेज मिलती, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। 15 to 18 kg एग्जाम में आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कहा है कि साइलेज का गड्ढा एक बार खुलने के बाद पर डे 3 इंच साइलेज की परत निकालना चाहिए, मतलब पूरा एक साथ नहीं निकालना है ना, नहीं तो ख़राब होने लगेगा। TDN 50 से 60, DCP 3% रटना है आपको। फिर आगे कहा है कि साइलेज बनाने के लिए मक्का सर्वोत्तम फसल है। अब क्यों है तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि ठोस तना है, नमी ज़्यादा है, उसमें शर्करा ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो कि किण्वन के लिए ज़रूरी है ना। तो सर्वोत्तम फसल है मक्का, बाकी और अन्य फसलें भी ली जा सकती है। आगे कहा है कि साइलेज के पोषक मान में हरे चारे की अपेक्षा 25 से 30% की कमी आती है। सिंपल सी बात है, कोई सी भी चीज़ हो जो नेचुरली फ्रेश कंडीशन में मिल रही है वो बेस्ट होती है। स्टोर किया गया कभी भी फ्रेश चीज़ों से अच्छा नहीं होता। आप ताज़े फल खाइए, वो बेस्ट ऑप्शन है। आप सोचेंगे कि पैकेज्ड जूस ले आए मार्केट से, तो वो उतना अच्छा नहीं होगा, उसमें पोषक तत्व की हानि होगी। तो यहाँ भी वही बोला है कि ताज़े चारे की तुलना में 25 से 30% की कमी आ जाती है पोषक तत्वों में। ये पूछा गया प्रश्न है। आगे कहा है कि साइलेज का वर्गीकरण, यहाँ से प्रश्न आते हैं। पहला है अम्लीय, हल्की बादामी, पीली, या फिर उसी को कहते हैं येलो साइलेज। सर्वोत्तम बोला है इसको, जिसमें गंध होती है एसिटिक अम्ल की। याद रखना, 2 अम्ल होते हैं, एक एसिटिक और एक ब्यूटायरिक। एसिटिक अच्छा, ब्यूटायरिक बुरा। A फॉर अच्छा एसिटिक, B फॉर बुरा ब्यूटायरिक, याद रखना। तो बेस्ट इसीलिए कहा क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है। आगे कहा है कि 40 डिग्री यहाँ टेम्परेचर है, ठीक है। फिर इसके बाद में बोला गया है, अगला है हरी साइलेज, ग्रीन साइलेज। नाम से ही पता चल रहा है कि कच्ची अवस्था में काट लिया फसल को, इसीलिए नाम दिया उसको हरी साइलेज। ये रहा कच्ची अवस्था में, और ये दूसरे नंबर पे आती गुणों की दृष्टि से। और टेम्परेचर पूछे यहाँ तो 32 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद में आती तीसरे नंबर पर मीठी या गहरी बादामी साइलेज या डार्क आलमंड साइलेज, स्वीट साइलेज। नाम से ही पता चल रहा मीठी। होता क्या है, गड्ढा जब ठीक से नहीं भरता है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है 45 डिग्री तक पहुंचने के कारण जो है पोषक तत्व सारे जल जाते हैं। लेकिन एक बात को समझिए, जैसे कि एग्जांपल से आपको यदि बढ़िया कुरकुरी रोटी बटर लगा के दी जाए तो वो आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगी, है ना। भले ही वो जल गई है, थोड़ी सी कुरमुरी हो गई है, लेकिन स्वाद उसमें आपको बढ़ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी है ना। एनिमल लाइक टू ईट, पशु खाना इसको पसंद करते हैं, बट हेल्थ के प्रोस्पेक्टस से देखा जाए या जो है उसके सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। स्वास्थ्य की दृष्टि से ख़राब साइलेज पूछे तो मीठी साइलेज। किसको पशु खाना पसंद करते हैं तो भी मीठी साइलेज। किस साइलेज में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है तो मीठी साइलेज। मीठी साइलेज बनने का कारण क्या है तो गड्ढा ठीक से ना भरना। ये इतने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पर कौन सा एसिड बनता है तो यहाँ पर एक नया एसिड मिलेगा अपने को, दुग्ध अम्ल या लैक्टिक एसिड। याद रखना, स्वीट साइलेज में मिलता है लैक्टिक एसिड। ये मिलेगा नहीं आपको नोट्स में, पर ये नोट कर लेना आप लोग। फिर इसके बाद में लास्ट में है खट्टी साइलेज। कहा है कि अधिक रसीली फसल और कच्ची अवस्था में काटने पर ठीक से किण्वन नहीं होता, और जब किण्वन ठीक से नहीं होगा तो क्या बनेगा, ब्यूटायरिक एसिड, है ना। तो याद रखिए ब्यूटायरिक एसिड किस साइलेज में होता है, खट्टी साइलेज में। बाकी सब में क्या है, एसिटिक एसिड। लेकिन अगर पूछ ले लैक्टिक एसिड किस में है तो वो है स्वीट साइलेज में, है ना। फिर आगे अमेरिकन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अमेरिकन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जो वर्गीकरण है दिया था 1942 में, पहला क्वेश्चन, है ना। एक बात समझ लो, जब भी कोई संस्थान कोई बात कहता है तो उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो जो हमको प्रश्न आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन पूछ ले बहुत अच्छी साइलेज में पीएच कितना होता है, तो आंसर होगा 3.5 to 4.2, हमारे सामने लिखा हुआ है। अब दुविधा कब होती है, जब अपने पास में ऑप्शन ये नहीं दिया हो, तो फिर क्या लगाएंगे सर। तो जनरली क्या चलता है कि जो डेटा पूछा वो ना मिले तो उसके पास वाला लगा देंगे। लेकिन जब कोई संस्थान कोई बात कहे, कोई इंस्टीट्यूट कोई स्टेटमेंट दे, तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। फिर आपका आंसर रहेगा नन ऑफ दिस, कोई नहीं, है ना।
तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए सर कि मान लो बहुत अच्छी साइलेज के लिए पूछा है, मान लो जैसे पहला वाला पॉइंट यही है कि बहुत अच्छी साइलेज का पीएच क्या होगा। अब पीएच होता है 3.5 to 4.2, ना तो हमको ये आंकड़ा दिया है और ना ही कोई नहीं दिया है। उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, तो उस कंडीशन में जो फिर करीब में है वो लगाएंगे, सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पीएच जो है इन चारों के ही पूछे, 3.5 to 4.2, अच्छी का 4.2 to 4.5, सामान्य में 4.5 to 4.8 और ख़राब में मोर देन 4.8, है ना। सीक्वेंस बन रहा है, देखो जैसे अच्छी साइलेज के लिए का 4.2 to 4.5, कितने का अंतर है दोनों में, 0.3 का। फिर सामान्य वाले में कहा है 4.5 to 4.8, यहाँ भी 0.3 का अंतर है। तो एक सीक्वेंस आप बना लो, सबसे पहले 4.2 से कम, फिर 4.2 to 4.5, फिर 4.5 to 4.8, एक सीक्वेंस में चल रहा है, और लास्ट में मोर देन 4.8, याद रहेगा शायद आपको, है ना। और पीएच ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, जो कि कई बार रिपीट हुआ है लगभग सारे एग्जाम्स में। सेकेंड हेडिंग दिया अमोनियम नाइट्रेट, पहला लेस देन 10, देन 10 to 15, देन 15 to 20 एंड लास्ट में मोर देन 20%। अब आपको कभी भी यहाँ परसेंट नहीं पूछा अमोनियम नाइट्रेट का। एक लास्ट ईयर सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि अगर आप साइलेज बनाते हैं तो नाइट्रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कई सारे लोग तो नाइट्रेट पढ़ के ही समझ गए आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट कहाँ बोला उनने। दूसरी बात सर कि उनने साइलेज में टाइप तो दिया ही नहीं, ना तो उनने एक्सीलेंट कहा, ना गुड कहा, ना उनने नॉर्मल कहा, ना उनने खराब कहा, कुछ भी नहीं कहा, पुअर भी नहीं कहा। अब आप सोचिए, अगर आप साइलेज बनाने चलें तो आप अच्छी साइलेज बनाएंगे कि ख़राब, तो सिंपल सी बात है अच्छी साइलेज बनाएंगे। तो जैसे जैसे आप साइलेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं, आप बताइए कि नाइट्रेट का परसेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आंसर है उसका घट रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब साइलेज बनाई जाती है तो नाइट्रेट का परसेंट कम होता है, ये आंसर होना चाहिए। ब्यूटायरिक एसिड भी कम होता है, एसिटिक एसिड अकेला बढ़ता है, पीएच भी कम होना चाहिए। मतलब क्या ज़्यादा होना चाहिए, अकेला एसिटिक एसिड होना चाहिए अधिक, बाकी सब होना चाहिए कम कम, है ना। और जैसे जैसे साइलेज ख़राब होती है, पीएच, अमोनियम नाइट्रेट और ब्यूटायरिक एसिड तीनों बढ़ते जाते हैं, आप देख सकते हैं इस चार्ट में। लेकिन क्या घटता है, एसिटिक एसिड, है ना। तो पीएच यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना। उसमें भी बहुत अच्छी और अच्छी साइलेज का तो कई बार पूछा है इसने। फिर कहा है कि कम नमी वाली साइलेज को हेलेज कहते हैं। हे और साइलेज के जो बीज का चारा है उसको कहते हैं हेलेज, है ना। 45 to 55% मॉइस्चर होती है, याद रखना है। अगला टॉपिक है हे वही लिखा है कि हरी अवस्था में काटा, सुखाया, हरापन और पोषक तत्व का नुकसान कम से कम हो, ऐसे चारे को हे कहते हैं। मॉइस्चर लिखिए यहाँ 15 to 18% आया हुआ है एग्ज़ाम में, है ना। अब यहाँ 15 to 18 को भी आप यदि थोड़ा सा करेक्शन कर लें तो अच्छा है। वैसे 15 to 18 भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा कहना सही है 12 to 15%, है ना। 15% एग्जैक्ट है, आप याद रखना। फिर इसके बाद में कुल शुष्क पदार्थ, सोचो 100 में से 15% नमी हटा दी तो जो बच गया 85 क्या है, ड्राई मैटर। तो यहाँ आना चाहिए 85 ना कि 58, है ना, ये गलत है, मिसप्रिंट है। फिर आगे कार्बोहाइड्रेट, ये जो ड्राई मैटर है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, तो 38 से 40 और रेशा 28 से 29। तो आप याद करने के लिए 28 से 30 कर लेना। कार्बोहाइड्रेट 38 से 40, रेशा 28 से 30। फैट होता है 2.5 से 3%, है ना। और फैट का जस्ट डबल होता है खनिज लवण, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ना। मिनरल मैटर जो है फैट का डबल। प्रोटीन 9 to 9.5, ये डेटा आया हुआ है एग्ज़ाम में। यहाँ से दो ही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो है मॉइस्चर 15% और दूसरा है प्रोटीन 9%, ये दोनों बातें पूछी गई है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ है फलीदार, मतलब लेग्यूम। लेग्यूम मतलब सिंपल सी बात है दलहनी फसलों से, बरसीम, रिचका और फलीदार फसलों से बनाई जाती है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण ज़्यादा होते हैं, इसलिए उत्पादन और वृद्धि आहार में उपयोग करते हैं। अपना क्वेश्चन ये आया हुआ है कि लेग्यूम है किसके लिए सबसे अच्छी है, तो सिंपल सी बात है जिनको प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा है, मतलब काफ और काऊ, बछड़े और गाय के लिए। अनाज वाली है में क्या ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट, तो किसके लिए अच्छी है, ऑक्स के लिए, हॉर्स के लिए, वर्किंग एनिमल्स के लिए। और मिश्रित है सभी के लिए अच्छी है, दोनों को मिक्स करके बना दिया। है के लिए कुछ बातें यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले वही कहा है कि फसल कैसी हो, पत्तीदार हो, खोखली हो, पतले तने वाली हो, ताकि आसानी से सूखा सके, वही पहले भी बताया आपको, जिसमें प्रोटीन व
प्रोटीन कम हो, है ना, और 0.5% कैल्शियम हो। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जिसमें प्रोटीन वह कम से कम 0.5% कैल्शियम होना ही सही लिखा है ना। प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए और 0.5% कम से कम क्या हो, कैल्शियम हो। अगला पॉइंट है बनाने के लिए लूसर्न सर्वोत्तम फसल मानी जाती, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है भैया, जब आपको क्वेश्चन में मेंशन करे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल या वर्ल्ड वाइड सर्वोत्तम कौन सी है, तो उसका फिर आंसर आएगा क्या, जई। ये आप ध्यान रखना, ओट आएगा फिर, है ना, अदरवाइज लूसर्न लगाना है। आगे कहा है बनाने के लिए कटाई, हमेशा जब भी पूछे फ्लावरिंग स्टेज बेस्ट है कटाई के लिए। आगे कहा चारों को काटकर खेत में 60% ड्राई मैटर तक सुखाते हैं और फिर किसी छायादार स्थान पर या ढांचे पर 85% तक सुखाते हैं। अगर पूरा खेत में ही सुखा देंगे तो पत्तियां झड़ जाएंगी, इसलिए ऐसा करते हैं। सुखाने की मेथड में आता है पहला भूमि विधि, जिसमें कि पहला है विंड्रो। विंड्रो मतलब होता है ढेर, गट्ठर, जैसे अपन क्रॉप को काट के छोटे छोटे बंडल के रूप में रखते हैं, वैसे रख रख कर सुखाना। और दूसरा है ट्राइपॉड स्टैंड मेथड। बेस्ट मेथड यदि कहे तो तिपाई विधि आपको आंसर देना है ना। 3 पाए या 3 लकड़ियों को बांध लिया और उसमें 2 तरफ तो चारा डाल दिया और एक तरफ से हवा लगने देंगे, ताकि नीचे का चारा भी एक जैसा सूखे, जो कि विंड्रो में नहीं सूखता। दूसरा है सस्यागार विधि, अपने देश में उपयोग नहीं की जाती, विदेशों में बड़े बड़े हॉल होते हैं जहाँ पर दीवारों पर पाइप लगे होते हैं और उन पाइप से गर्म गैस प्रवाहित की जाती है। हॉट एयर के कारण रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो मॉइस्चर है वो वेपर बन के उड़ने लगती है, और सनलाइट के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आया चारा, है ना, इसीलिए ग्रीननेस कम भी नहीं होती। जैसा खेत में अपन देखते हैं कि धूप में सूखता है, पीला पड़ने लगता है, वैसा भी नहीं होता। ग्रीननेस बनी रहेगी, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स है उसका लेवल हाई रहेगा। तो सर्वाधिक विटामिन ए किस विधि से, सस्यागार विधि से। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बनाया अगर जाए तो। आगे है फार्म फेंसिंग मेथड, मतलब कि जो बाउंड्री है, जो फेंसिंग है, जो बाड़ है, उसके ऊपर सुखाना, सिंपल सी बात है। 6 पॉइंट कहता है कि उलट पुलट नहीं करना चाहिए, नहीं तो पत्तियाँ झड़ जाएंगी, और पत्तियाँ झड़ गई तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन की भी कमी होगी और विटामिन की भी कमी होगी, है ना। आगे कहा है को भंडारित करते टाइम नमी की मात्रा 15 से 18% होनी चाहिए, एग्जैक्ट 15% याद रखना आप। आगे कहा है कि पोषक तत्व की हानि साइलेज की तुलना में यहाँ ज़्यादा होती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ अगर पानी गिर जाएगा सुखाते टाइम तो पोषक तत्व घुल के चले जाएंगे ज़मीन में, जिसको कहते हैं लीचिंग। तो लीचिंग से लॉस होता है 20%। यहाँ लिखा हुआ है प्रोटीन, जो कि आना चाहिए पोषक तत्व, है ना। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट कहता है कि पत्तियाँ झड़ने से प्रोटीन की हानि होती है, क्योंकि पत्तियों में टोटल प्रोटीन का 70% होता है, और पत्तियाँ झड़ने को कहते हैं शेटरिंग, या सॉरी शेडिंग। शेटरिंग मतलब फलियाँ चटकना, है ना। जैसे सोयाबीन में फलियाँ चटकने को शेटरिंग कहते हैं, वैसे ही पत्तियाँ झड़ने को शेडिंग कहते हैं। तो शेडिंग से लॉस हो रहा है जो है प्रोटीन का 70%। आगे का ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मतलब जैसे ब्लीच आप सबने सुना होगा कि कलर का उड़ना, ब्लीच करना, है ना, वैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में पत्तियों का ग्रीन कलर का लॉस होना ब्लीचिंग कहलाता है। और ग्रीन कलर का सीधा रिलेशन है विटामिन ए से या कैरोटीन से, है ना। तो इस तरह से ये लॉस हो रहे हैं सारे, लीचिंग, ब्लीचिंग, शेडिंग, और लास्ट में है फर्मेंटेशन या किण्वन। इसीलिए तो प्रोटीन वाली क्रॉप ली अपन ने है बनाने के लिए। अगर क्रॉप ले लेते मेज़ या मक्का तो सोचो वो सूखती नहीं बहुत दिनों तक, मोटा तना, कड़क तना, नमी ज़्यादा, तो ऐसे में उसमें किण्वन होने लगता, फफूंदी लगने लगती है ना। फिर आगे कहा है पशु आहार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। आहार और उनमें जहरीले पदार्थ बताएं। सबसे पहले बिनोले की खली में गॉसिपॉल होता है, ठीक है, गॉसिपियम हर्बेशियम इसका नाम है, इसीलिए गॉसिपॉल शब्द याद रहेगा। सुबबूल के जो बीज होते हैं उसमें मिमोसिन होता है, टॉक्सिक फैक्टर होता है। ज्वार में होता है HCN साइनाइड, लेकिन ज्वार में साइनोजन रहित वेराइटी कौन सी है, तो सिरसा टाइप 20 में बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना, पिछले लेक्चर में। ज्वार के साथ में केस्टर या अरंडी में भी होता है HCN, याद रखना, इसीलिए उसके बीजों का उपयोग लेग्जेटिव मेडिसिन्स बनाने में किया जाता है, दस्तावर या पेट साफ करने वाली दवाइयाँ बनाने में। अगला है सोयाबीन में हीमोग्लूटिनिन, जहरीला पदार्थ हीमोग्लूटिनिन। लाइपोक्सीडेज अलग है, गंध के लिए पूछे तो लाइपोक्सीडेज, इसीलिए तो सोयाबीन का यदि आप सोया मिल्क आप देखोगे तो उसमें से गंध आएगी, स्मेल आएगी, या कहीं सोयाबीन सड़ रही हो तो वहाँ से भी भयंकर बदबू आती है, लाइपोक्सीडेज। लेकिन अगर उसको हम खा लें, गंध आने के बाद भी हम ज़बरदस्ती खा लें,
तो फिर असर नहीं होना था। लेकिन अगर हम सोयाबीन खा लेंगे तो वो एडिबल नहीं है, हमको वॉमिट होने लगेगा, उल्टियाँ हो जाएगी। क्यों? इसी हीमोग्लूटिनिन के कारण, जहरीले पदार्थ के कारण। लूसन बर्सिम, दोनों ही चारे एक जैसे दिखने वाले और दोनों में ही सेपोनिन। भूसे में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, सभी भूसे में, और उसमें भी मेनली अगर पूछा जाए तो धान के पुआल में ज़्यादा, इसीलिए तो पचनशीलता कम है ना। ये ऑक्जेलिक अम्ल को तो न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए क्षार मिलाया जा रहा है, क्षारीय उपचार किया जाता है। अभी आगे आ रहा है, अमोनिया पढ़ेंगे, उसमें NaOH आएगा। फिर आगे कहा है कि मूंगफली की खली में होता है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन नेचुरली नहीं होता, एफ्लाटॉक्सिन बनाया जाता है एक फंगस के द्वारा। फंगस का नाम होता है एस्परजिलस फ्लेवस, और ये जो फफूंद है एस्परजिलस फ्लेवस, जो कवक है, ये सिक्रीट करती है, ये स्त्राव करती है एफ्लाटॉक्सिन का। और इस एफ्लाटॉक्सिन वाले अगर मूंगफली की खली को अगर मुर्गियों में खिलाएं तो उनमें एफ्लाटॉक्सिकोसिस डिसीज़ हो जाती है ना। पोल्ट्री वाले चैप्टर में आप पढ़ना, वहाँ दिखेगा आपको। देन आगे लिखा हुआ ऊर्जा वाले आहार, प्रोटीन वाले आहार, भूसे में 0% DCP, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। मक्का में ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, अमीनो एसिड नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। चावल का भूसा खिलाने से डेगनेला रोग हो जाता है क्योंकि सेलेनियम ज़्यादा होता है, याद रखना। मक्के में प्रोटीन को कहते हैं जीन और ग्लूटीन, लेकिन ग्लूटीन मेनली प्रोटीन है गेहूं की, मक्का की है जीन प्रोटीन। फिर आगे कहा है भूसे में लिग्निन सिलिका ऑक्सीलेट के कारण पचनशीलता कम हो जाती है, लेकिन मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीलेट, है ना। जब कोई एक आंसर देना हो तो ऑक्सीलेट देना, ये एग्जाम में आया हुआ है। उपचार में, क्षारीय उपचार में कहा है 1.25% NaOH 1 लीटर घोल को डाल देते हैं 1 किलोग्राम भूसे के ऊपर, जो कि स्वाद और पचनशीलता बढ़ाएगा, ऑक्सीलेट को कम करेगा और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ेगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीलेट बनने से बच जाएगा, है ना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अमोनिया उपचार, यहाँ भी वही हो रहा है, कवकनाशी का भी काम करता है। और यूरिया में कहा है 100 किलोग्राम भूसा 40 लीटर पानी और 4 किलो यूरिया को मिला के 4 सप्ताह के लिए ढक देते हैं, तो यहाँ भी वही अमोनिया बनने वाला है ना। कुल मिलाकर के आप यहाँ नाम याद रखिए कि NaOH, अमोनिया और यूरिया, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद सर्वाधिक खर्च आहार पे होता है, ऐसा हमने डे 1 पे पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में, है ना। कितना? तो 60 to 70%। अब ये डिपेंड करता है कि एनिमल किसका प्रोडक्शन कर रहा है। तो याद रखिए कि जो मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल है उन पे खर्च ज़्यादा होता है, इसीलिए आप देख रहे हैं पिग और पोल्ट्री 65 से 70, जबकि गोवंश और भेड़ इनमें लिखा हुआ है 55 से 60, है ना। अब इसका कारण आप समझ गए होंगे कि मांस वालों पे खर्च ज़्यादा होता है। आगे लिखा प्रोबायोटिक्स, ऐसा आहार जिसमें जीवाणु हों, लाभदायक जीवाणु हो, जो कि भूख को बढ़ाए, है ना। अब प्रोबायोटिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि गाँव में आज भी गर्मियों के दिनों में पशुओं को दही और छाछ पिलाया जाता है। छाछ और दही में क्या होते हैं? लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है। वही आंत के अंदर जब जाता है तो वहाँ का स्टमक का, आंतों का तापमान कम करता है और पाचन को बढ़ा देता है। वही चीज़ आजकल रेडीमेड आ गया, कैप्सूल में भर के खिलाने लगे, है ना। तो वही चीज़ें हैं प्रोबायोटिक्स। तो एक बात याद रखना, प्रोबायोटिक्स लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं, है ना। आगे फिर कहा गया है खाद्य पदार्थ, उनमें प्रोटीन, ठीक है। पोषक तत्व और बीमारी, कैल्शियम की कमी से होता है मिल्क फीवर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मिल्क फीवर किसकी डिफिशियंसी से होता है? कैल्शियम की। फिर आगे कहा है फास्फोरस की डिफिशियंसी से होता है पाइका या पीका रोग, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बोन से रिलेटेड है, ठीक है। वीकनेस ऑफ जॉइंट्स लाइक रिकेट्सिया, है ना, वैसा ही है पाइका रोग या पीका डिसीज़। फिर आगे कहा गया है मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होता है टिटेनी, या इसी को कहते हैं हाइपोमैग्नीशियमिया, या इसी को कहते हैं ग्रॉस टिटेनी, है ना। इट इज़ मेनली अफेक्ट टू हॉर्स, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है घोड़ा इससे, है ना। मसल से रिलेटेड है, मांसपेशियों से संबंधित है ना। या कहें कि मसल्स में क्रैम्प्स आना, जैसे बोलचाल में अपन अपने MP में, UP में कहते हैं कि नस पे नस चढ़ना, है ना, वैसा ही होता है। तो उसको कहा है यहाँ हाइपोमैग्नीशियमिया या ग्रॉस टिटेनी। देन आगे है आयरन की कमी से, मोस्ट कॉमन है, भारतीय महिलाओं में सबसे कॉमन होती है ये, एनीमिया होना, है ना, रक्ताल्पता होना, लौह तत्व की कमी होना। यहाँ पिगलेट एनीमिया बोला गया है, ये मेनली बोला गया है पिग के सेंस में, या कहें कि न्यूबॉर्न जो होते हैं सुअर के, उनको कहते हैं पिगलेट। और मादा सुअर के दूध में एब्सेंट होता है आयरन, इसलिए उसके बच्चों में हो जाता है पिगलेट एनीमिया। सेलेनियम के अधिकता से डेगनेला, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, है ना। और डेगनेला डिसीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसी को कहते हैं अल्कलाइन डिसीज़, इसी को कहते हैं ब्लाइंड स्टेगर। अब सेलेनियम जब बढ़ जाता है तो क्या होता है
कि ऊतक क्षय होने लगते हैं। जैसे पशु का कान है तो कान सूखने लगे एक कोने से और सूख कर झड़ने लगे, ऊतकों का क्षय होने लगे, है ना, तो डेगनेला डिसीज़। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला है फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस। दांतों पर, हड्डियों के ऊपर फ्लोरीन का जमाव बढ़ने लगता है, उसी को फ्लोरोसिस कहते हैं। इसीलिए तो कई बार हम देखते हैं किसी किसी जगह के पानी में फ्लोरीन ज़्यादा होता है जनरली, तो वहाँ का जो कुआं बावड़ी या हैंडपम्प है फिर वो बंद कर दिया जाता, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग पानी पीते हैं उनके दांतों पे जमाव बढ़ने लगता है फ्लोरीन का, है ना। और लास्ट में है आयरन की अधिकता से होता है सिडेरोसिस। ठीक है, तो आयरन की डिफिशियंसी से भी हो रहा है और आयरन की अधिकता से भी हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। अब अगला है एनिमल डिसीज़। ठीक है, हेलेज मैंने बता दिया 45 से 55%। 400 ग्राम कंसनट्रेट जो है बक को ब्रीडिंग पर्पस से दिया जाता है, ये याद रखना। 500 ग्राम दिया जाता है गोट को, मिल्क प्रोडक्शन करने वाली को, है ना। फिर फाइकस की जो लीव्स होती हैं, है ना, बरगद की पत्तियाँ, उनमें क्रूड फाइबर होता है 13.9%। सीपी क्रूड प्रोटीन होता है 9.6%। जबकि नीम लीव्स, नीम की पत्तियों में क्रूड फाइबर होता है 15 to 20% और क्रूड प्रोटीन होता है 16%। जबकि डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन DCP होता है 6 to 9%। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट है और ये आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, हाईएस्ट प्रोटीन वाला ऑयल केक होता है ग्राउंडनट केक, लेकिन हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट वाला होता है कोकोनट केक, है ना। और TDN जो है वो लिनसीड में ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नोट्स में आपके पास में पहले से हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इनको आपको ध्यान रखना है ना। और क्वेश्चन पूछ ले कि टू कैलकुलेट द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड मैटर शुड बी गिवन बिफोर 15 to 20 डेज़। हमेशा यदि आपको डाइजेस्टिबिलिटी निकालना है, कैलकुलेट करना है किसी भी आहार को, तो वो पर्टिकुलर जो आहार है, वो डाइट है, वो कम से कम 15 से 20 दिन पहले से देना शुरू करते हैं, तब जाके निकाला जा सकता है ना। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, जो कि याद आ गए और आपको बता दिए हैं। इससे रिलेटेड और कुछ डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के लिए कई सारे लोग पूछ रहे हैं, कई सारे लोगों का कहना है कि सर हमारा BHU का प्लेस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, काफ़ी लोगों का हो गया, अगर किसी का नहीं भी हुआ है तो परेशान ना हो, है ना। बस ट्रेन धीरे धीरे शुरू हो ही रहे हैं, अपने साधन से हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया एग्ज़ाम दो, तैयारी पे फोकस करो, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना बंद करो। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगला डिसीज़ वाला चैप्टर है, तो समय मिलते उसको भी मैं जो है क्लियर कर दूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब सारा पढ़िए। इतने प्रेम से मुझे सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।